प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज मंगलवार है और आज के कार्यक्रम में जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है दयानिधि बहेरा। ये मुझसे 1 साल से भी ज्यादा दिन से जुड़े हैं और आज तक इन्होंने कभी भी ये बात नहीं कही है कि पंडित जी मेरी कुंडली देख लीजिए। एक बार भी ना तो इन्होंने मुझे फोन किया है और ना कभी व्हाट्सएप या ना कोई मैसेज। और इनका कमेंट सिर्फ एक ही आता है, हरिओम पराशर जी, बस इतना ही आता है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मुझे किसकी कुंडली कब लेनी है और मैंने ये खुद आज भी चेक किया है कि कौन व्यक्ति कितने दिन से जुड़ा है तो किसको कब जगह देनी चाहिए। अब बाकी आप लोग समझदार हैं, निस्संदेह ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और आप लोग तो बहुत मुझसे भी ज़्यादा दुनिया देखे हैं आप लोग। मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मैंने तो दुनिया भी नहीं देखी आज तक। अगर कोई शहर भी देखा हो तो कहीं कोई शहर भी नहीं देखा है मैंने, बहुत कम जगहों पर गया हूँ। तो मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आप लोग अनुभवी हैं। और पर मुझे इस चीज़ का ज्ञान है कि मैं अन्याय नहीं करता और झूठ नहीं बोलता, अपने चीज़ों पे विश्वास रखता हूँ और इस दुनिया की सोच से मुक्त हूँ। मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। दुनिया की कमज़ोरी मेरे अंदर नहीं है, मैं वो बात बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मैं ये बात कहूँगा, स्वार्थ से मुक्त होकर के कार्यक्रम का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं। और आपका भी स्वागत करते हैं इस चीज़ से युक्त होकर के कि जो मुझे देख रहा है वो निस्वार्थ देख रहा है और उसके पास किसी भी तरीके का कोई लोभ नहीं है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। विक्रम संवत 2027, शक संवत इनका है 1893। उत्तरायण में जन्म हुआ है, मतलब व्यक्ति की कुंडली में सूर्य जहां बैठे हों, सूर्य जहां देख रहे हों और सूर्य जहां के अधिपति होते हैं, ये तीनों स्थितियां कुंडली में बलवान होंगी। अब वो अलग बात है कि उसके ऊपर पापक प्रभावों का कैसा प्रभाव रहता है। क्लियर है। अब बोनस के तौर पे क्या मिलेगा? व्यक्ति के उत्तरायण में जन्म होने का व्यक्ति धार्मिक होगा, सत्संगी होगा, अच्छे मति बुद्धि का होगा, श्रेष्ठ जनों का अनुगामी होगा, अच्छा प्रभाव रहता है और व्यक्ति धन कमाने वाला होता है, आत्मविश्वास से युक्त होता है, व्यक्ति काम से युक्त होता है, प्रेरणा मिलती रहती है उसको कहीं ना कहीं से, सीखने वाला होता है, समझदार होता है, गंदा, गलत, भद्दा, अभद्र और दुराचारी नहीं होता है। आगे बढ़ने पर पता चलता है इनका जन्म ग्रीष्म ऋतु में हुआ है। एक बात बताता हूं, ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने का प्रभाव एक ये हो जाता है कि व्यक्ति क्रोध से मुक्त होता है। मुक्त दरअसल नहीं होता, क्रोध आने पे उसको वो बैलेंस कर लेता है कि वो कैसे उसको कहां पे निकालना है और उसको एक वे दे देता है कि नहीं, इस क्रोध की स्थिति को अभी यहां पे रोक के रखो, उसको कभी और किसी और जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा। ये ग्रीष्म ऋतु, बाकी के लोगों को अगर आप समझें ध्यान से तो वो क्रोध को यूं ही अनायास पटक देते हैं और कहीं पे भी निकाल देते हैं। जैसे आज के युवा, इनको पता ही नहीं है कि क्रोध कहां करना है और तुरंत ही किसी से प्रभावित हो जाते हैं। तो ये व्यक्ति जो है वो अनुभव गम्य है, बोध गम्य है और समझदारी से युक्त होकर के किसी भी निर्णय को लेता है और समझदारी से युक्त होकर के ही अपना क्रोध भी जाहिर करता है। ये एक समझदार और दरअसल बहुत अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है, जो परिस्थितियों के हिसाब से अपना निर्णय सुनाता है और अपना स्वभाव बदलता है। आगे बढ़ने पे पता चलता है कृष्ण पक्ष और दशमी तिथि। जरा गौर से समझिएगा, एक एक चीज बहुत अच्छे से आज के कुंडली विश्लेषण को मैं अलग तरीके से पेश करने वाला हूं, तो ध्यान से समझिएगा। कृष्ण पक्ष के जन्म होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव काम कला में माहिर होता है। व्यक्ति कामी होगा क्योंकि सूर्य से पहले ही प्रभावित है, सूर्य ठीक है, मतलब व्यक्ति के अंदर पौरुषत्व का बल ज्यादा है। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने के कारण कभी भी व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में बाधा नहीं होगी। व्यक्ति कभी कभी क्रोध भी होगा जब सामने से देखेगा कि उसके जैसे काम नहीं किए जा रहे हैं, या व्यक्ति अगर कोई इरिटेशन में अगर कभी भी आएगा या कोई इसके ऊपर एक्स्ट्रा दबाव डालेगा तो वो व्यक्ति क्रोध तब करेगा। और उस समय का क्रोध इसके सच्चाई से युक्त होते हैं, कभी भी गलत नहीं होते और गलत जगहों पे व्यक्ति कृष्ण पक्ष में जन्मे होने का एक और सीधा सा प्रभाव है, व्यक्ति तीव्र है, व्यक्ति तीव्र होगा, मतलब इंतजार करना मुश्किल होता है। हाँ,
पेशेंस होगा, ये अलग उसका एक प्रभाव होगा, पर स्वभाव उसका जो है वो ये कहता है कि व्यक्ति तीव्रतम है, और बोलता भी है तो कभी कभी अपने प्रभावों से युक्त होकर के बोलता है, सामने वाले पे उसकी वाणी का प्रभाव पड़ता है, और कभी कभी हकलाहट आदि की समस्या भी बनेगी। आगे बढ़ने पे कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि का प्रभाव, व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पापक होंगे, तो यानी कि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठे हों वो उस भाव को पापक प्रभाव से युक्त रखेंगे। मतलब व्यक्ति का मन धन कमाने के लिए बाहर जाना, धन का लगातार एक सरीखा नहीं आना, धन की समस्या का होना और धन का खर्च बना रहना। व्यक्ति उतना ही पैसे कमा पाता है जितने उसकी आय की स्थिति बनती है। पैसे आते हैं और यूं निकलते हैं। लाभ कमाने के लिए जीवन में दूर जाना पड़ता है, जन्म स्थान से दूर और अपने मातृभूमि को छोड़ करके। ये हैं भी, ये अभी पता नहीं शायद कहाँ रहते हैं, ये हांगकांग में रहते हैं, हांगकांग में ये रहते हैं। तो ये स्थितियां बनती हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति गुरु से प्रभावित है तो विशाल होगा, भुजाएं बलिष्ठ होंगी, मांसल शरीर को धारण करने वाला है, पेट की स्थिति ठीक ठाक होती है, भुजाएं भी ठीक हैं, लंबे चौड़े कद का है और व्यक्ति गुरुवत है। गुरु के नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति विद्या से युक्त है, कला से युक्त है, प्रभाव अच्छा होगा, सदाचारी है, गुणी है, दुराचारी नहीं है और क्रोध आदि की स्थितियों को अच्छे तरीके से मैनेज करने वाला होता है। एक बात और बताता हूं, इनका जन्म हुआ है गर कर्ण नहीं वणिज कर्ण और वैधृति योग। प्रभाव दोनों का लगभग आधा रहेगा, लगभग आधा रहेगा। मतलब सामान्यतया व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां भी आएंगी और व्यक्ति को मेहनत करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। व्यक्ति को आर्थिक बजट बना करके जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ने की स्थितियां बनती हैं। शूद्र वर्ण के होने के कारण व्यक्ति मेहनत वाला काम करेगा। जहां भी व्यक्ति काम करे वहां पे शारीरिक मेहनत की स्थितियां बनती हैं। व्यक्ति को कई बार जीवन में अपने आप को खुद ही संभालना पड़ता है। व्यक्ति को कई बार अपने आप को खुद ही संभालना पड़ता है और जहां इसकी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर नहीं होती है, व्यक्ति अपना ख्याल अच्छे से रखने वाला होता है। और कई बार व्यक्ति ऐसी स्थितियों में भी गुजरता है जहां उसको ये लगता है कि मेरे जो निकटस्थ लोग हैं या मेरे जो निकट के लोग हैं वो मेरा साथ देंगे कि नहीं। कई बार उसे इस चीज़ का डर लगा रहता है कि कहीं मैं जिनको पकड़ के रखा हुआ है मैंने, वो मेरा साथ देंगे कि नहीं, वो फिर मेरे अनुकूल होंगे कि नहीं। ये बात है। मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति के पास क्रोध भी है, दया भी है, क्षमा भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, छल भी है, कपट भी है और भौतिकता का, भोग का आलंबन भी है। और दरअसल वो उससे युक्त होकर के ही जीवन जीना चाहता है। ये इनका पंचांग था। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ता हूं, इनकी कुंडली के भावों पे आता हूं। आइए अब आपको विषय पे लेके आता हूं, एकदम सीधे कुंडली पे ही लेके आता हूं। पहले ग्रह स्थितियों को थोड़ी सी चर्चा में रख दूं तो सूर्य मृतप्राय, चंद्रमा भी मृतप्राय अंश के आधार पर, मंगल इनकी कुंडली में उच्च के हैं और अंश के आधार पर वो युवा देखे जा रहे हैं। बुध इनकी कुंडली में कुमार अवस्था के हैं। गुरु इनकी कुंडली में डिग्री वाइज वृद्ध होकर के बैठे हैं। और उसके बाद शुक्र कुमार अवस्था के हैं, यानी कि शुक्र कुमार है और जन्म कुंडली में मंगल की राशि में सप्तम भाव में बैठा है, आप लोग देख रहे हैं यहां पे। शुक्र के बाद शनि की बात करूंगा तो अति मित्र और राहु और केतु सम राशि के बैठे हैं, जहां शनि इनकी डिग्री 2 अंश की है तो मृतप्राय होंगे और राहु केतु की डिग्री की अगर बात करता हूं तो धनिष्ठा नक्षत्र 24 अंश 45 कला के साथ बाल अवस्था में है। ये ग्रह की स्थितियां थी। अब आइए मूलतः आपको टॉपिक पे लेके आता हूं जहां से अब कुंडली का आरंभ होता है। एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। लग्न बना तुला का, मतलब ये बेहतर है और हर तरीके से बेहतर है। सर्वोत्तम श्रेष्ठ लग्नों में से तुला लग्न, जहां व्यक्ति को वो हर तरीके का बना देता है जैसा उसको बनना चाहिए और जीवन में कभी भी तकलीफें नहीं देने की स्थितियां में ले जाता है व्यक्ति को। और एक बात बताऊं तो व्यक्ति बहुत तीव्रतर विकास करता है, धन कमाने के लिए विदेश जाता है और विदेश में ये हैं भी। तुला लग्न के लोग व्यवसायिक सोच को लेकर के आगे बढ़ने वाले होते हैं, लाभप्रद स्थितियों को प्राप्त करने वाले होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, मन विकार से मुक्त होता है, उपकारी, पराक्रमी, धनाढ़, धन कमाने की स्थितियां अनुकूल होती हैं। जीवन में कोई भी एक ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां व्यक्ति कमजोर होता हो। हाँ, मेहनत करना पड़ता है, ये बात बनती है, पर व्यक्ति मेहनत करेगा तो तीव्रता से विकास भी करेगा। काम कला का व्यक्ति माहिर होता है, सुंदरता का पोषक होता है, सुंदर चीजों के पीछे भागता है, आकृष्ट होता है प्राकृतिक दृश्यों से और प्रकृति की बनाई चीजों से।
लोगों के पीछे भागना चाहता है और काम कला में माहिर है। ये स्थितियां शुक्र की बनती हैं। शुक्र में लग्न की स्थिति और वो लग्न में मंगल का नक्षत्र। तो जरा गौर करिए, तो मंगल के नक्षत्र के होने के कारण और मंगल के ही राशि में शुक्र बैठे हैं, यानी कि व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक जो मोटिवेट करने की शक्ति होती है। मंगल होता है राजनीतिज्ञ, मंगल होता है पराक्रमी पुरुष, मंगल होता है सेनापति, और मंगल जो होता है वो बौद्धिकता से युक्त एक ऐसा व्यक्ति जो परिस्थितियों के हिसाब से अपने प्रभाव को बदल लेता है। बहरूपिया, जो कुछ भी करने में माहिर है और जिसके पास हर तरीके का अनुभव है, जीवन का प्रत्येक अनुभव व्यक्ति लेकर के बैठा है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसका व्यक्ति जानकार नहीं है। अपनी छोटी सी अवस्था हो या बड़ी सी अवस्था हो, दोनों ही अवस्थाओं में व्यक्ति श्रेष्ठता से अपने जीवन को एक सही टाइमिंग के साथ जी लेता है। लाभ की स्थितियां जीवन में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ ही जाती हैं। पर एक बात कहूं तो व्यक्ति सही तरीके से व्यक्ति को किसी भी समाज को या अपने आसपास के लोगों को हैंडल और टैकल कर सकता है। परिस्थिति प्रतिकूल हो तो भी वो सामंजस्य बना लेता है। लग्न के अधिपति लग्न को देखेंगे और बुध देख रहे हैं जो कि भाग्य के अधिपति हैं। जरा गौर करिए, तो भाग्य का अधिपति सप्तम में आया, लग्न को देखा, ये अच्छी स्थिति है। क्यों? क्योंकि लग्न पे भाग्येश की दृष्टि जब पड़ जाएगी और लग्न के अधिपति भाग्येश के साथ संबंध बना रहे हों, जैसे शुक्र भाग्य के अधिपति, लग्न के अधिपति, बुध भाग्य के अधिपति, इन दोनों का एक साथ मिलन हो रहा है सप्तम स्थान में और दोनों कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं। व्यक्ति के नक्षत्र को देखते हैं तो चंद्रमा गुरु से प्रभावित हैं, यानी कि व्यक्ति के ऊपर शुभता का प्रभाव और शुभ प्रभावों का लक्षण देखा जा सकता है। क्योंकि दो शुभ ग्रह का प्रभाव लग्न पे, शुभ ग्रह की राशि, लग्न का अधिपति लग्न से देखा। पर जरा गौर करिए, तो लग्न से केंद्र में मंगल आ रहे हैं उच्च के। व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर ही रहना पड़ेगा व्यक्ति को धन कमाने के लिए और जीवन का सांसारिक सुख भोगने के लिए अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। यह मातृभूमि का भाव होता है और समस्त प्रकार की इच्छाएं भी पूर्ति करेंगे मंगल, क्योंकि उच्च के हैं। पर फिर भी यहां पे वो चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। केतु का प्रभाव जब दशम स्थान पे हो जाता है तो व्यक्ति को अपने बाहर और अपने जन्म स्थान से दूर की स्थितियों में ले जाता है। एक बात और बता दूं, तो व्यक्ति के 12वें भाव के अधिपति भी सप्तम स्थान में आकर के लग्न को देख रहे हैं। भाग्य भाव के अधिपति भी सप्तम स्थान में आकर के लग्न को देख रहे हैं। व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाने की स्थितियां में और स्थितियों में ले जा रहे हैं। मंगल की स्थिति नक्षत्र गुरु का है, इस वजह से व्यक्ति साधु है, साधुवाद है से युक्त है, साधु की प्रकृति को धारण करने वाला है और संत के जैसा है, श्रेष्ठ विचारों का है। जो सबसे अच्छा है वही तो शुक्र है और वही तो ये व्यक्ति है। दरअसल मैं इनको पर्सनल नहीं जानता, पर हां मैं इनकी कुंडली को देख करके ये अच्छे तरीके से समझ सकता हूं कि जो श्रेष्ठतम है वही ये व्यक्ति है। क्यों है? क्योंकि बुध की राशि भाग्य भाव में बन रही है और यहां पे शनि की मूल त्रिकोण राशि बन रही है जो व्यक्ति को दार्शनिक विचारों का बनाती है। व्यक्ति किससे प्रेरित है? शनि से प्रेरित है, क्योंकि राशि शनि की है। और वो शनि देखिए तो जा करके बैठे हैं कहां? जन्म कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य के साथ, यानी कि पंचम के अधिपति अष्टम में गए। इस वजह से व्यक्ति के प्रेम, व्यक्ति का सुख और व्यक्ति को जो यहाँ के सारे सुख मिलने चाहिए वो थोड़े कमजोर होंगे, क्योंकि अष्टम में गए तो व्यक्ति को आयु की स्थिति भरपूर है। व्यक्ति के पास आयु की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए और है भी, क्योंकि वो मूल त्रिकोण राशि है। गुरु ऐसे भी वृद्ध करते हैं। आयु का कारक आयु में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, तो हड्डी के रोग, समस्याओं को देने वाले, कभी कभी मांसपेशियों का दर्द और कभी कभी पेट से संबंधित समस्याएं भी बनती हैं। ये चीजें सामान्य होंगी। चंद्रमा कुंभ का है। मैं उस तरीके का विश्लेषण आज नहीं कर रहा हूं कि एक एक भाव को बताऊंगा। आज यहां से वहां कूदूंगा मैं, कभी यहां पे कभी वहां पे, और संबंध बनाऊंगा ग्रहों का और नक्षत्रों का। तो गौर करिए, तो ये स्थिति मैं बता चुका हूं। चंद्रमा कुंभ के हैं, ये दार्शनिक राशि, राशि का अधिपति सूर्य के साथ बैठा, यानी किसके साथ? तो गौर करिए तो लाभेश के साथ। तो किसके साथ संबंध बना? पंचम भाव के अधिपति का संबंध लाभ के अधिपति के साथ हो रहा है। पंचम और लाभ, यानी कि व्यक्ति की इच्छाएं जो भी जीवन में होंगी या व्यक्ति जो भी सोचता होगा उसकी इच्छा की पूर्ति होते देखे जाने की स्थितियां बनती हैं। पर जरा गौर करिए तो यहां पंचम भाव में कौन बैठा है? जन्म कुंडली के दशम के अधिपति, यानी कि चंद्रमा दशम के अधिपति। इस कुंडली में वो मजबूत होंगे, दशम भाव के अधिपति होंगे, वो कारक होंगे और यहां पे वो योग कारक स्थिति बना रहे हैं।
चंद्रमा की स्थिति शनि की राशि में जाने के कारण वो शनि को भी बल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो योग कारक हैं। इस कुंडली में वो मजबूत स्थिति में बैठे हैं, पर पापक होने के कारण उनका पापक प्रभाव ज्यादा रहेगा। मानसिक संतुलन को व्यक्ति कभी कभी कमजोर करेगा। व्यक्ति चिंता से ग्रसित रहेगा। अपने घर परिवार, अपना बच्चा, अपने बाल बच्चों के बारे में व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता रहता है। उनकी स्थितियों के बारे में हमेशा चिंता से युक्त रहता है। उस चंद्रमा की 7वीं दृष्टि सूर्य की राशि पे पड़ रही है और वो सूर्य जा रहे हैं पंचमेश के साथ। यानी कि गौर करिए तो इस कुंडली में दशम का संबंध पंचम से बना, पंचम का संबंध लाभ से बना, लाभ का संबंध अष्टम से बना। तो ये स्थिति बन रही है कि कहीं ना कहीं सारे के सारे भाव लग्न से जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि पंचम भाव का अधिपति लग्नेश की दूसरी राशि जो वृषभ राशि है उसमें बैठे हैं। यानी कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है, कलाओं का प्रिय होगा और अपनी बुद्धि को सही तरीके से और सही जगहों पे इस्तेमाल करने वाला भी बनता है। अगर यहां पे स्थिति को देखते हैं तो चंद्रमा के पंचम भाव में कुंभ राशि के निर्माण करने के कारण व्यक्ति सर्वोच्च स्थिति में जाने वाला बनता है। केतु का प्रभाव मंगल पे है और मंगल इस कुंडली में उच्च के हैं। व्यक्ति गुस्सैल भी होगा और गुस्सा अतिरेक करता है। कई बार परिस्थितियां प्रतिकूल होने पे खन्नुस होता है, खुन्नस उसको आती है, मुट्ठी बंद करता है, पर फिर भी जाहिर नहीं करता है। यह बात बनती है। माता के स्वास्थ्य का प्रभाव कभी कभी कमजोर होता है। बीपी की समस्या, रक्त से संबंधित समस्या, रक्तों के बहने में समस्या दिक्कत में जाती है। ये चीजें दिखती हैं। अब इनकी कुंडली में मैं द्वितीय भाव पे आता हूं, इधर उधर से देखता हूं तो द्वितीय भाव को देखिए तो जरा गौर करिए, वहां गुरु वक्री हैं, अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, शनि के नक्षत्र में, और वो नक्षत्र का अधिपति शनि उस भाव को देख रहा है, परंतु शत्रु की राशि को देख रहा है, जहां का द्वितीय भाव का अधिपति मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में है, जो कि दशमेश है। धन, कैरियर और सुख सबका संबंध बना ना। धन का अधिपति उच्च का हुआ, नक्षत्र चंद्रमा का पकड़ा जो दशमेश था, वो पंचम से योग कर रहा है जो कि राशि का अधिपति है। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में धन का सुख है और वो कैसे है? कर्म करने पे, और उससे यश भी मिलेगा क्योंकि वो चंद्रमा यश भाव में बैठा है। क्लियर है? पर ये यश दूर जाकर के मिलेगा क्योंकि अष्टम भाव में शनि बैठे हैं। कितनी क्लियर होती है कुंडली, और जो लोग इसको नहीं समझ पाते हैं वो कितने अजीब हैं। हमारी और उनकी स्थिति कितनी मजबूत और कितनी कमजोर वाली होती है, जहां कुंडली सारी चीजें बिल्कुल संबंध बना करके बैठी हैं। धन कहां? धन का सुख है। कैसे है? तो उसका संबंध कैरियर से बना, और कैरियर में व्यक्ति जाएगा, सुख भी प्राप्त करेगा और जीवन में यश का भागी भी होगा, यश भी प्राप्त करेगा। ये बातें बनती हैं। व्यक्ति श्रेष्ठ विचारों का तो है ही क्योंकि शुक्र से प्रभावित है, और सकारात्मकता व्यक्ति की कुंडली में ज्यादा देखी जा रही है क्योंकि चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव यहां है, और यहां पे जिस ग्रह की राशि बन रही है वो सूर्य जैसा आत्मीय तत्व का ग्रह बैठा है। दिवाबली वो ग्रह, जन्म कुंडली में उत्तरायण का जन्म होना, अष्टम में शनि के साथ बैठा है, इस वजह से स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए और व्यक्तित्व को सही दिशा देने के लिए दूसरे की शरणागति ग्रहण करनी पड़ती है, दूसरे के पास जाना पड़ता है, दूसरे के अंदर काम करना पड़ता है। क्यों ऐसी बन रही है स्थिति? चंद्रमा जब दशम भाव से संबंध बना ले, चाहे उनकी राशि बने या चंद्रमा स्वयं बैठे हों, या वहां पे किसी भी प्रकार से शुभ ग्रह का कोई प्रभाव हो। अब जैसे देखिए तो वहां पे गुरु का भी प्रभाव है, गुरु की उच्च दृष्टि यहां पड़ रही है, वहां का अधिपति गुरु से केंद्र में जा रहा है। बहुत क्लिष्ट होता है विश्लेषण करना। कल किसी ने लिखी थी बात कि आपकी कई बातें तो समझ में नहीं आती हैं, तो मैंने ये सोचा कि ये कमजोरी है मेरी या अच्छाई है। तो बाद में पता चला कि उन्होंने किसी का नाम लिया था कि उनकी बातें तो समझ में आ जाती हैं पर आपकी नहीं आती हैं, पर उन्होंने ये बात कही थी कि आप काफी गहराई से बताते हैं, इस वजह से कई बार वो ऊपर से जाती हैं। बिल्कुल सही सोचते हैं आप। मैं चीजों को तह तक ले जाकर के बताने का प्रयास करता हूं, सिर्फ ऊपर से बातें मुझे नहीं आती हैं क्योंकि सुपरफिशियल नॉलेज कहीं ना कहीं घातक होती है, और यही वो प्रभाव है जो आपको कमजोरी में ले जाती है। दरअसल कुंडली कैसे देखी जाती है मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कि आप लोगों के पास नहीं है, और ये मैं सीधी बात कहता हूं, नहीं है। दरअसल हम सिर्फ ऊपर से नॉलेज प्राप्त करते हैं, राशि का प्रभाव, भाव का प्रभाव क्या है, जल्दबाजी में कुछ भी बोल देना, अपने आप को विद्वान सिद्ध कर देना, मैं वो नहीं चाहता, और यही अपेक्षा आप लोगों से भी रखता हूं कि नहीं,
एक भाव बता रहे हो, उसको कैसे देखना है, क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। लग्न कुंडली में खाली ये बात बोल रहा हूं, उसके लिए तो अलग से और अन्य चार्ट भी बनते हैं, तो उसको भी देखना जरूरी है ना। आप अगर खाली एक चार्ट पूछ रहे हो और जल्दबाजी में अपनी कुंडली दिखा रहे हो, मतलब अपने साथ आपका अन्याय है, वो पक्की बात है। क्योंकि इसी और यही वजह है जो व्यक्ति को इस क्षेत्र पे प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए संशय में डालता है। और निस्संदेह अगर ज्योतिष विद्या पे कभी किसी ने संदेह किया है तो वो इसी के कारण किया है, क्योंकि उसकी स्थिति बताई गई थी और उस पर वो सटीक नहीं बैठी थी। तो बोला कि अरे यार, यहां भी पैसे दिए मैंने, यहां भी इसको 50,000 दिए, यहां भी इसको 20,000 दिए, यहां भी किसको 10,000 दिए, यहां भी 5,000 दिए, यहां भी 15,000 दिए, यहां भी 10, हर जगह वो देके आया है, पर कहीं से वो बात सिद्ध हुई नहीं। तो अब उसमें क्या होता है कि कई बार कि व्यक्ति इतना जगह से टूट चुका है कि अब उसको कोई विश्वास दिलाने वाला मिले भी तो वो नहीं हो पाएगा ना। ये भी वही होगा, ये भी वही होगा और ये भी वही बताएगा, कुछ भी अलग इसके पास। पर वास्तव में बात क्या है कि मूलतया आपकी कुंडली सिर्फ यहां से देखी गई थी, उसके तह तक जाकर के किसी ने देखा ही नहीं था। और ये बात मैं डेफिनेटली जानता हूं, मुझे, और ये पूरे होश में ये बात बोल रहा हूं, और बिना किसी गर्व के बोल रहा हूं, बिना किसी आडंबर के बोल रहा हूं। ये बात आप लोगों को माननी चाहिए और ये बात सही भी है। क्योंकि अगर आपका विश्वास नहीं हो रहा है ऐसे विश्लेषण पे, तो निस्संदेह आप किसी गलत तरीके से प्रभावित हैं और किसी न किसी गलत तरीके से आप प्रेरित हैं। तो ये बात समझने वाली है, ये बात बनती है। तो धन पे मैं था, धन का अधिपति उच्च का हुआ, चौथे भाव में मंगल का बैठना, चौथे भाव में बुध का बैठना कई बार अच्छा नहीं होता है, और ये इनकी कुंडली पे सीधे तरीके से समझा जा सकता है। राहु और मंगल का प्रभाव व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर लेके जाएगा और व्यक्ति को धन कमाने के लिए भटकना पड़ता है। हाँ, और ये पक्की बात है और ये सही और सिद्ध भी है। व्यक्ति, आप जन्म स्थान से दूर जाते हो कब? जब आपके पास ऑप्शन रहेगा कि मैं अपने घर पे कमा रहा हूं, मैं अपने जन्म स्थान से ही कमा रहा हूं, मैं अपने धन की स्थितियों को अपने देश से ही निकाल रहा हूं, तो वो एक अच्छी स्थिति है। पर आप अगर बाहर जा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं वो स्थिति आपकी कुंडली में ही है और वो विराजमान है, क्योंकि अष्टम भाव में ही पंचम का अधिपति बैठा है। यह स्थिति इस वजह से चतुर्थ भाव में मंगल का प्रभाव, राहु का प्रभाव, पापक ग्रहों की स्थितियों को देखते हैं तो मंगल राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव पे है और 12वें भाव का अधिपति भी लग्न को देख रहा है। इस वजह से व्यक्ति को विदेश जाने की स्थितियों में पैदा करता है और ले जाता है। यह स्थिति, धन भी ठीक है, सुख भी होगा, मिलेगा भी, यश भी व्यक्ति प्राप्त करेगा और व्यक्ति का प्रभाव भी बड़ा बेहतर है इस कुंडली में। और बाकी चीजें बताने से पहले मैं अब सूर्य पे आता हूं। सूर्य इनकी कुंडली में बैठे हैं वृषभ राशि के, जो कि उसको सूट नहीं करती हैं, और कई बार वहां पे वो ग्रह जाकर के थोड़ा शिथिल सा हो जाता है और कई बार उसका जो तत्व है उसको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ये भूमि तत्व का प्रभाव हो जाता है। यहाँ पे अष्टम भाव में भूमि तत्व की राशि बन जाती है और सूर्य होते हैं अग्नि तत्व के ग्रह, और सूर्य इनकी कुंडली में उत्तरायण के भी हैं, लाभ के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं। लाभेश का अष्टम में जाना व्यक्ति को कई बार दरिद्र योग में निर्मित कर देता है, व्यक्ति को कई बार वो परेशानियों से युक्त कर देता है, जहां उसके पास धन की स्थिति मेंटेन नहीं कर पाती है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती है, धन कमाना बड़ा मुश्किल होता है, कई बार विकट परिस्थितियां बनती हैं, दूसरे के ऊपर आश्रय का भाव बढ़ जाता है, व्यक्ति परिवार से दूर रहेगा, विदेश यात्रा, विदेशवास, ये सारी चीजें तकलीफदायक होती हैं। परिवार से दूर रहना और उसके लिए संतप्त रहना, उसके लिए परेशान रहना, उसके लिए चिंतित होना, ये यहां से चीजें देखी जाएंगी और ये डेफिनेटली बात बनती है। क्यों होती है? क्योंकि भावनाओं का संचार यहां से होता है, व्यक्ति के पराक्रम का सुख कमजोर हो रहा है क्योंकि यहां का अधिपति अपने भाव से चतुर्थस्थ गया है। गौर करिए तो सूर्य अपने भाव से पीछे आए हैं 4 घर, ये ठीक नहीं है। पंचम का अधिपति अपने भाव से 1 2 3 4 घर आगे गया है। 12वें का अधिपति अपने भाव से षडाष्टक में है, यह ठीक नहीं होता है। धन का अधिपति तो ठीक जा रहा है, पराक्रम का अधिपति व्यय में जा रहा है, यह थोड़ा कमजोर। सुख का अधिपति अपने भाव से पंचमस्थ है, तो सुख तो वो मैंने शुरू में ही बात कही है। पंचम का अधिपति व्यक्ति के एजुकेशन को कमजोर करता है, व्यक्ति के पति पत्नी के बीच के प्रेम को थोड़ा कभी कभी रुष्ट भी करता है, प्रेम संबंधों में लगातार नहीं पड़ना, और निश्चित रूप से ये व्यक्ति अकेले रहते हैं, तो ये बात यहां से भी बनती देखी जा रही है। छठे भाव के अधिपति अपने भाव से पंचमस्थ हैं और उसको देख रहे हैं, यानी कि व्यक्ति अगर चाहे तो शत्रुओं पे आराम से विजय प्राप्त करेगा और बिना किसी लड़ाई और झगड़े के
आराम होकर के, आराम से युक्त होकर के अपनी परिस्थितियों को जीत जाता है। यहां पे कोई आवश्यक नहीं है कि उसके शत्रु बने, पर गुरु की दृष्टि है तो व्यक्ति अपने जीवन की स्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से समझ करके, संभाल करके और एकदम बिल्कुल मेहनत के साथ कैसे किस चीज को कहां करना है इस चीज से युक्त है। और अपने वास्तविक जीवन में अनुभव का वो बहुत बड़ा जानकार है, उसके पास प्रत्येक क्षेत्र का अनुभव है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसका वो जानकार नहीं है, अच्छी चीजों से युक्त है और श्रेष्ठ है। इस कुंडली पे जितनी भी बहस की जाए वो कम होगी। गुरु की दृष्टि का प्रभाव, यहां के अधिपति अपने भाव से पंचमस्त गए हैं। यहां से अगर देखता हूं तो छठे भाव के अधिपति, अब जरा गौर करिए, तो घर से दूर जाने की स्थिति यहां से भी बन रही है, क्योंकि चतुर्थ जो दाम्पत्य का भाव है, गृहस्थ का भाव है, यहां से पीछे जा रहे हैं। सप्तम भाव के अधिपति उच्च के बैठे, दाम्पत्य बेहतर है, गर्म जोशी से व्यक्ति स्वागत करता है अपने पति का और अपने पत्नी का, ये स्थितियां बनती हैं। राहु के साथ सप्तम भाव के अधिपति बैठे हैं, इस वजह से कभी कभी दुराव भी बनेगा और व्यक्ति कई बार पत्नी को जिद्दी होते या पत्नी को जिद में देखता है। कई बार पत्नी जो होती हैं वो बहुत सतही होती हैं, मेहनत करती हैं और कई बार उन्हें ऐसा काम भी करना पड़ता है घर के लिए जो प्रायः ना करने योग्य हो, या मोटा काम व्यक्ति कर लेता है, कुछ भी कर सकता है। धन कमाने के लिए, धन का संचय करने के लिए, परिवार का पोषण करने के लिए व्यक्ति को हर एक काम करना पड़ता है। ये बातें बनती हैं। शुक्र बुध हैं, यहाँ पे दाम्पत्य को बेहतर करेंगे क्योंकि लग्नेश स्वयं इस भाव को बैठ करके मजबूती दे रहे हैं। भाग्य भाव का अधिपति खुद बैठ करके मजबूती दे रहा है, वो यहाँ से स्वतंत्र हो जाएगा, यहाँ से स्वतंत्र हो जाएंगे मंगल, और मूलतया वो प्रभाव सप्तम का करेंगे। पर एक बात बता दूं तो मारक हो जाते हैं मंगल इस कुंडली में, बुध भी कमजोर होता है क्योंकि वो 12वें भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि चली जाती है, तो मूलतया उसको भाग्य का ही फल करते देखा जाता है। ये स्थितियां बनती हैं। इनकी कुंडली में दशाओं में अगर देखूं तो कभी भी जीवन में गुरु की दशा अच्छी जाएगी, गुरु में शुक्र की दशा अच्छी जाएगी, गुरु में मंगल की दशा अच्छी जाएगी, मंगल की दशा अच्छी जाएगी, शनि की दशा भी अच्छी जाएगी। शनि में मंगल का प्रभाव थोड़ा कमजोर जाएगा क्योंकि शनि भी अष्टम में बैठ रहे हैं और मंगल उच्च का है, राहु के प्रभाव में है, इस वजह से, और उस शनि के ऊपर राहु का प्रभाव है क्योंकि पंचम भाव के अधिपति को राहु देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति को कई बार वो मुश्किल स्थितियों में भी ले आने वाले बनते हैं। ये कुंडली का एक पक्ष था। अब मैं इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड लेवल पे लेके आता हूं, समझिएगा। थोड़ा जो नए लोग हैं उनको मुश्किल होगी, ये बात मैं जानता हूं, पर फिर भी ये बताना जरूरी है क्योंकि इसको और गहराई से समझने की आवश्यकता है कुंडली को। गौर करिए, सूर्य अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं और वो लाभ के अधिपति होकर के शनि के साथ बैठे हैं पंचमेश के साथ, यानी कि व्यक्ति की स्थिति यश, गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा में जाने वाली है क्योंकि यहां भी राहु का प्रभाव दशम में है। गौर करिए, ये बहुमुखी बनाता है और पंचम 5 नंबर की राशि में बैठा है, सूर्य की राशि में बैठा है, जो यहां पे इच्छा पूर्ति के भाव के अधिपति होते हैं। इच्छा पूर्ति भाव के अधिपति हुए और दशम में यहां पे उनकी राशि बन रही है, यहां पे वो कारक हो जाएंगे और राहु वहां खुद बैठा है। उस भाव को मजबूती गुरु दे रहे हैं क्योंकि उस भाव से बिल्कुल आगे बैठे हैं वो, और यहां का अधिपति सूर्य उस भाव को देख रहा है। गौर करिए, यहां पे राहु के प्रभाव से व्यक्ति मुक्त अपने आप को नहीं कर पाएगा और समाज में, आसपास के लोगों में जहां रहता है वहां पे अपने काम से काम भी रखेगा। कई बार वो दुर्विकारी नहीं होता है और श्रेष्ठ होता है। सूर्य का प्रभाव दशम स्थान पे है, ये व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति कार्य करेगा उसमें अपना 100% देने का प्रयास करेगा, धर्म से युक्त होगा, और राहु और केतु से प्रभाव होने के कारण ये जो स्थितियां बन रही हैं यहां भी और यहां भी, ये व्यक्ति को मेहनत करके ही सफलता अर्जित करने वाली स्थितियों में ले जा रहे हैं। गुरु लाभ देंगे, सर्वोत्कृष्ट लाभ देंगे, कैरियर का लाभ देंगे, धन का लाभ देंगे क्योंकि धन भाव से वो केंद्र में जा रहे हैं, पराक्रम का लाभ देंगे क्योंकि वहां शनि स्वग्रही हो रहा है। गुरु के प्रभाव के पड़ जाने के कारण उस पराक्रम के फल को भी निर्मित होते देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति पराक्रम करेगा और वो जाया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो पराक्रम के बाद किए गए फल पे आ रही है। शनि स्वग्रही सम राशि को देख रहे हैं, गुरु का प्रभाव है, यानी कि पंचम भाव कहीं ना कहीं बलिष्ठ हो रहा है, नवमांश में भी और यहां भी वो प्रभाव बलिष्ठ हो रहा है और कमजोर नहीं है क्योंकि गुरु से ये भाव केंद्र में, यहां पे शनि की मूल त्रिकोण राशि बनी और शनि इनकी कुंडली में अगर देखता हूं तो अति मित्र के होकर के बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। इस वजह से
व्यक्ति यश गौरव को पाने वाला होगा। पर कहीं ना कहीं सामान्यतया देखूं तो कभी कभी बच्चों के साथ संबंध कमजोर होते देखे जा रहे हैं, खास करके बड़े बेटे के साथ, या कभी कभी उसके साथ कानाफूसी वाली स्थितियां बनेंगी। ये बात यहां से बन रही है, ये चीजें यहां बनी। चंद्रमा को देखिए तो चंद्रमा अकेला बैठा है, पंचम भाव में अकेला बैठा, आगे कोई ग्रह नहीं, पीछे मंगल और राहु, यानी कि पर्यावरण जो मिल रहा है वो तो चंद्रमा पहले ही पापक है, उस पे किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, कोई भी ग्रह उसको देख नहीं रहा है। शनि की दृष्टि पड़ेगी क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि यहां जा रही है, यानी कि राशि का अधिपति राशि को देखेगा, शनि को प्रभावित करेगा, व्यक्ति को चिंतित और चिंता में डालेगा। व्यक्ति चिंतित होकर के जीवन बिताता है और हमेशा ही अपने घर की याद सताते रहती है, ये बात बनती है। चंद्रमा को जरा गौर करिए, यहां मंगल के साथ है, व्यक्ति स्वभावतः उग्र होगा क्योंकि यहां भी वो शनि से प्रभावित है ना, कुंभ राशि है, तो क्रोध करेगा तो नहीं, पर करेगा तो बड़ी तीव्रता से, क्योंकि वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, शनि का प्रभाव, गुरु से युक्त, मंगल राहु पीछे और यहां का अधिपति सूर्य के साथ है। इस वजह से व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ी सी गर्माहट है, क्योंकि यहां भी चंद्रमा मंगल के साथ है, वृषभ का बैठा है, इस वजह से वो उसमें संतुलन पैदा कर देता है, इस वजह से उसमें वो संतुलन पैदा कर देता है। और चंद्रमा और मंगल वैवाहिक जीवन को संतुलन से युक्त, श्रेष्ठ और बेहतरीन बनाता है। दरअसल यहां पे जो स्थिति मैं देख रहा हूं वो मंगल बैठे हैं कहां के अधिपति होकर के, लग्न के अधिपति होकर के। शुक्र की राशि बनी, वो शुक्र जा रहे हैं अष्टम में, स्वास्थ्य को कमजोर करने वाली स्थितियों में जाएंगे, क्योंकि अष्टमेश के साथ सप्तमेश का संयोग होना ये स्वास्थ्य को कमजोर करता है और व्यक्ति को पत्नी से दूर रखता है। ये बात, व्यक्ति का पति जो है, व्यक्ति की पत्नी जो है वो उससे दूर रहेंगी और स्वभावतः व्यक्ति निकट होकर के भी कई बार दूर होने का खतरा उठाना पड़ता है, ये बात बनती है। ये चीजें यहां से दिखी। अब जरा गौर करिए मंगल, तो मंगल यहां पे उच्च के हैं, पर चतुर्थ भाव में मंगल कमजोर हो जाते हैं। मूलतः वहां पे 4 नंबर की राशि बनती है, जहां पे चतुर्थ भाव से मंगल का लेना देना कमजोर, व्यक्ति को धन कमाने में मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा दूर जाना पड़ेगा, परिस्थितियां प्रतिकूल होती रहती हैं, कई बार बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, परिस्थितियां ऐसा लगेगा जैसे कि ऐसी स्थितियां बनती है कई बार कि हर बार मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूं पर लाभ कम मिल रहा है, पैसे देने वाले मुझे कम पैसे दे रहे हैं, मेरा नुकसान ज्यादा हो रहा है, एक तो घर से बाहर, ऊपर से पैसे भी कम। तो ये स्थितियां भी कई बार दिमाग में, ये मंगल के कारण ही चीजें बनती हैं। अनाशक्ति, और व्यक्ति दार्शनिक है क्योंकि कुंभ का है, तो इन सब चीजों से सोचने के बावजूद और इन सब चीजों पे ध्यान जाने के बाद भी व्यक्ति सोचता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक ही है, जो चल रहा है जैसा चल रहा है चलने देते हैं, रिस्क लेने से कौन बचे। तो ये मंगल यहाँ पे ऐसी चीजें दिखाते हैं, पर वो सुख देगा क्योंकि ग्रह उच्च का है, वहां पे प्रभाव रहेगा उसका ठीक ठाक, उसमें कहीं से भी मुक्त और कमजोर होने वाली बात नहीं है। मंगल राहु के साथ बैठे हैं स्वभावतः, ये यहां पे भी देखता हूं तो राहु का प्रभाव क्यों है, क्योंकि मंगल से केंद्र में आ रहे हैं और सूर्य से प्रभावित हो रहे हैं, सूर्य को प्रभावित कर रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति कहीं ना कहीं जितना एक प्रभाव होना चाहिए उसका लोगों के बीच में, जितना जो एक स्थिति होती है ना, जैसे कि व्यक्ति है तो जानकार पर उसको वो मिलता नहीं, वो चटाई नहीं मिलती है और उसमें केंद्र में नहीं आता है, इस वजह से कई बार व्यक्ति को पिछलग्गू बनना पड़ता है, कई बार व्यक्ति को ना चाहते हुए भी चिरौरी दूसरों की करनी पड़ती है। हाँ, ये बात भी है, ये बात भी बनेगी और ये स्थिति है क्योंकि राहु का प्रभाव है, वो जरूर ऐसे ना चाहते हुए भी स्थितियों को पैदा करेगा कि जहां व्यक्ति कुछ ना चाहते हुए भी उसको कई बार जीवन में ऐसे काम आएंगे जो करना पड़ेगा। ये स्थितियां व्यक्ति, ये गहराई वाली बात है और ये दरअसल यही तो निश्चित रूप से ये सतही नहीं है विश्लेषण, ये अंदर की बात है जहां सिर्फ व्यक्ति ही इस चीज को महसूस कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं। ये बात बनती है। मंगल की बात थी। बुध लग्न को देख रहे हैं, बुद्धिमान, श्रेष्ठ, भगवत भक्त, भगवत चर्चा में शामिल होना, ज्योतिष का ज्ञान, क्योंकि गुरु से बुध का संबंध जो बन रहा है वो बुध देखिए अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं और गुरु शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में कि गुरु जब शनि से प्रभावित हों, गुरु जब शनि के साथ युति कर रहे हों, गुरु जब शनि से युक्त होते हों तो ज्ञान की स्थिति को और ज्यादा मतलब अनुभव से युक्त कर देते हैं। पर यहां पे बुध की स्थिति शुक्र के साथ होने के कारण व्यक्ति सांसारिक मोह माया से कई बार मुक्त भी होना चाहता है और कई बार शुक्र के प्रभाव में आने के कारण फंस जाता है। जब पत्नी पे उसकी निगाह जाती है, बच्चों पे उसकी निगाह जाते हैं तो वो फंस जाता है, पर दुनिया को देखता है तो उससे निर्वैर और निर्मूल्य हो जाता है। ये बातें भी बनती हैं। ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला, क्योंकि शनि अष्टम में बैठे हैं सूर्य के साथ, इस वजह से व्यक्ति ज्योतिष का जानकार, ज्योतिष में अपना इंटरेस्ट रखने वाला, दुर्बुद्ध और कुछ ऐसी विद्याओं के पीछे भी भागना चाहता है जो वास्तव में उसको जानने की तीव्र लालसा होती है। गुप्त विद्याओं का जानकार, गुप्त विद्याओं में मेहनत करना और उसको सीखने की ललक पैदा करना।
व्यक्ति कई तरीके का पहचान बनाता है। अब ऐसी स्थितियां जहां व्यक्ति कम्युनिकेशन में ऐसा होता है जो सामने वाले से सामने से भले ना मिला हो, पर वो कई बार इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट से जुड़ा हो और अपने इंटरनेट पे पहचान, जैसे मैं इनको इंटरनेट के माध्यम से ही जानता हूं, तो इस तरीके का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देखने को मिल जाता है। गुरु ठीक बैठे हैं पर अकेले बैठे हैं और उसका अधिपति उच्च का हो रहा है, सुख से संबंध बना रहा है, दिग्बल क्षेत्र को देख रहा है, धन भाव के अधिपति कैरियर भाव को देख रहे हैं, कैरियर में धन है और सुख भी है, प्रभाव भी है, अपने भाव से तृतीयस्थ गया है, ग्रह अपने भाव से पंचमस्थ गया है। इस कुंडली में उसकी स्थिति देखता हूं तो वो पराक्रम के अधिपति और त्रिक भाव के अधिपति होते हैं। दरअसल वो पराक्रमेश और ऋणेश होते हैं। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के चंद्रमा पापा किसी को ऋण ना दे और बिल्कुल ना दे, ऐसी स्थितियां बनती हैं। पर व्यक्ति अगर लेना चाहता है तो ले सकता है, लेना चाहता है तो ले सकता है, देने से बच जाए। और एक बात और बता दूं तो व्यक्ति रिस्क लेने से थोड़ा बचना ही जरूरी होगा, क्योंकि सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव है, शनि के ऊपर राहु का प्रभाव है और इस वजह से मंगल राहु के प्रभाव में है। इस वजह से थोड़ा रिस्क लेने से बच जाना चाहिए। जो चीजें ना हो और जो चीज संदेह से युक्त हो उसको नहीं करना चाहिए, ये बात बनती है। गुरु अकेले हैं यहाँ पे, इस वजह से धन को सद्गति देने की आवश्यकता है। अपने जन्म के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दिन या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जब बीत रहा हो तो थोड़े से भगवत भक्ति का पाठ कर लेना चाहिए, हनुमान जी की पूजा कर लेनी चाहिए, गणेश जी के मंत्रों का जप, क्योंकि केतु की दशा चल रही है अभी आपके ऊपर से, शिव की आराधना कर लेनी चाहिए। भगवत भक्ति में जितना ज्यादा हो सके व्यक्ति आश्रय लेना चाहे तो ले सकता है और शिव को दूध चढ़ाया करे, शिव को दूध चढ़ाया करे, पंचामृत से स्नान कराया करे, है ना। ये बातें बनती हैं कुंडली में। गुरु यहाँ पे थोड़े कमजोर होंगे, बिल्कुल कमजोर होंगे वो। दरअसल वो नक्षत्र ठीक नहीं है, क्योंकि उसके समता के साथ संबंध पर नक्षत्र का अधिपति नक्षत्र को देख रहा हो या नक्षत्र में बैठे ग्रह को देख रहा हो, क्योंकि यहाँ पे सूर्य के नक्षत्र में शनि बैठे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस वजह से पर दृष्टि का लाभ हो रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं गुरु को वो प्रभावित करेगा। दरअसल वो सुखेश होकर के जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के अधिपति को देख रहा है, इस वजह से पराक्रम का सुख है। तो निस्संदेह ये कुंडली जो होती है वो उत्तरार्ध में बहुत ज्यादा विकसित होती हुई देखी जा रही है। उत्तरार्ध में व्यक्ति का लाभ बहुत ज्यादा और श्रेष्ठता से देखा जा रहा है। मंगल राहु का प्रभाव है, किसी को बैलेंस बताएं नहीं, अपने बैलेंस के बारे में किसी से कोई चर्चा ना करें, किसी पे भरोसा ना करें और तटस्थ होकर के ही व्यक्ति को रहना चाहिए, ये बात बनती है। शुक्र की बात, लग्नेश होते हैं, अष्टमेश होकर के जन्म कुंडली के लग्न और अष्टम के अधिपति होने के कारण भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र बेहतर होंगे और मजबूत होंगे, क्योंकि वो भाग्येश के साथ उनका संबंध बन रहा है, गुरु के साथ वो षडाष्टक में जा रहे हैं, इस वजह से लग्नेश के ऊपर कोई भी गुरु का प्रभाव नहीं है, स्वयं शुभग्रह होकर के शुभग्रह के साथ बैठा है। ये स्थितियां अनुकूलता को दिखा रही हैं, दाम्पत्य को बेहतर, डेली बेसिस के इनकम को बेहतर, और व्यक्ति को कई बार जब काम छूटता है तो विलंब होता है, विलंब से उसको काम मिलते हैं और काम ढूंढना पड़ता है। ये बात भी, क्योंकि ये डेली बेसिस के इनकम का भाव है और कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए तो बुध केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से तिकड़म भिड़ा करके कोई ना कोई काम निकाल लेता है। अगर घर पे भी रहेगा तो कुछ ना कुछ करता रहेगा, घर पे भी रहेगा तो खाली नहीं बैठेगा। ये स्थितियां व्यक्ति के जीवन में बन रही, क्योंकि शुक्र है वो तुला है और वृषभ की स्थिति बन रही है, क्योंकि पंचम भाव का अधिपति जो मन है वो कहीं ना कहीं कार्य में फंसा है। जो मन है वो कहीं ना कहीं, जो मन में विचार उठ रहे हैं वो कभी भी व्यक्ति को खाली नहीं बैठने देते हैं, मेहनत करना चाहता है। जमीन और सतह से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उसका ध्यान हमेशा एकदम बिल्कुल सामान्य होता है। व्यक्ति चाहे कितना ही ऊपर उठ जाए, बिल्कुल सामान्य सोच को लेकर के आगे बढ़ने वाला होता है। और दरअसल यही एक श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान भी होती है कि व्यक्ति अपने मूल से बंधा रहे, अपने रूट से जुड़ा रहे। अगर हम आज भटक रहे हैं, हम अगर पथभ्रष्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने मूल तत्व को छोड़ने के कारण है। ये बात बनती है। गुरु के बाद शुक्र की बात कर चुका हूं, शनि की बात करता हूं तो पंचमेश होकर के अष्टम में बैठे हैं, सूर्य के साथ है। सप्तम पंचम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना व्यक्ति को विदेश यात्रा, विदेश में सेटल होना, विदेश में जाकर के वास करना और कई बार दाम्पत्य को कमजोर या दाम्पत्य से दूरी या पत्नी को स्वास्थ्य में कमजोर रखने वाला बनाता है। सूर्य और शनि एक साथ बैठेंगे, इस वजह से व्यक्ति को कई बार बॉस से नाखुश होते हुए भी काम करने की स्थितियां बनती हैं। बॉस से हो, आसपास के लोग हों, मतलब मेहनत ज्यादा है पर पैसे कम, ये स्थिति बनती है। तो शुक्र के बाद शनि की बात थी। राहु केतु की स्थिति, राहु अच्छे बैठे हैं पर वो यहाँ के लिए व्यक्ति को कई बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने बल पे काम ना करे, अपना प्रभाव कम करके या घर के लोगों के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कर सकता है। खुद के ऊपर पैसे लगाने से ज्यादा बेटर होगा घर के सदस्यों पे लगाएं, ये बात बनती है। भाग्य ठीक, धन ठीक,
सुख ठीक, आत्मा ठीक, दाम्पत्य ठीक, सुख का लाभ भी है, जीवन का सर्वस्व मिलने वाला भी है। लग्न कुंडली में, नवमांश कुंडली में लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, राहु के साथ हैं, क्रोध तो आपको पता ही है कैसे करना है और क्या करना है, ये स्थिति बनती है। गुरु का प्रभाव है, पर नीच का है, पर राशि का अधिपति वहां बैठा है और उस पर देखिए तो कोई भी ग्रह उसको देख नहीं रहा है, सारे के सारे ग्रह मजबूत हैं, ठीक है। कुंडली में कमजोर वाली स्थिति, गुरु की अगर स्थिति यहां पे देखता हूं तो 5वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं, इस वजह से वो पेट के रोग को देने वाले हो सकते हैं और कई बार गैस, अपच, एसिडिटी या कभी कभी हड्डी की बीमारी, नेत्रों की बीमारी, नसों से संबंधित समस्याएं भी देने वाले बन जाते हैं, मांसपेशियों का दर्द आदि होगा। इस कुंडली में दशाओं में जो चीजें बन रही हैं उसमें शुक्र की दशा, बुध की दशा और राहु की दशा जन्म कुंडली में मेहनत कराने वाली होगी, एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा और मेहनत का लाभ भी मिलेगा। बाकी के जितने ग्रह हैं, शुक्र, बुध और राहु के अलावा जितने भी ग्रह हैं वो स्मूथ निकलेंगे, आराम से वो जीवन को जीने वाले बना देते हैं। इस कुंडली की सबसे जो अच्छी बात है वो क्या है? इस कुंडली की सबसे अच्छी बात कि शुक्र लग्न का अधिपति होकर के लग्न को देख रहा है, यह सबसे अच्छी बात थी। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि लग्न और भाग्य के अधिपति एक साथ आकर के लग्न पे प्रभाव डाल रहे हैं, ये बेहतरीन है, ये दूसरी सबसे अच्छी बात। तीसरी सबसे अच्छी बात कि केतु यहां बैठे हैं और मंगल को देख रहे हैं जो कि धन का अधिपति है। उस केतु की 5वीं दृष्टि यहां है जो कि शुभता का भाव प्रदर्शित करेगा क्योंकि सुख भाव, धन भाव के अधिपति उच्च के हो रहे हैं, ये तीसरी सबसे अच्छी बात है। चौथी सबसे अच्छी बात, चंद्रमा कुंभ का हुआ और वो लाभेश के साथ उसकी जो स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं लग्नेश के साथ चंद्रमा का संबंध बन रहा है क्योंकि उस चंद्रमा की स्थिति देखिए, चंद्रमा दशम के अधिपति होकर के पंचम में बैठे जिसका अधिपति शुक्र की राशि में बैठा, लग्नेश की राशि में, इस वजह से यहां पे ये एक अच्छी बात है। भाग्य का अधिपति सुख में आया, ये एक अच्छी बात है, ये 5वीं सबसे अच्छी बात है। मंगल का उच्च का होना व्यक्ति को घर का सुख, भवन का सुख, आह्लाद से युक्त व्यक्ति रहेगा, पर मेहनत करना पड़ेगा, ये बात बनती है। ये स्थितियां कुंडली में बहुत अच्छी बनती हैं। अब दशाओं पे थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। केतु में राहु चल रहे हैं, अगले 9 दिनों में इनकी स्थितियां बदलने वाली हैं। 19/10/2020 से आपकी कुंडली में केतु में गुरु आ जाएंगे। वो गुरु आपकी कुंडली के धन, पराक्रम के और ऋण के अधिपति होते हैं, यानी कि अब परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल भी हो सकती हैं, पर उसको टैकल कैसे करना है? शिव जी की पूजा करके। परिस्थिति बिगड़ेगी नहीं क्योंकि केतु और गुरु का संबंध दृष्टि का बन रहा है, दोनों एक दूसरे पर दृष्टिपात कर रहे हैं। केतु शुभग्रह होकर के शुभग्रह के नक्षत्र में, भाग्येश के नक्षत्र में जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति त्रिकोण में आ रहा है, योग कारक है, शुभग्रह की राशि है, प्रभाव ठीक है और बहुत अच्छा है। कहीं से भी ऐसी स्थितियां कमजोरी वाली नहीं बन रही हैं, पर आप अगर चाहें तो शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का प्रत्येक दिन 7 बार जप कर लिया करिए, यह आपको बहुत लाभ करेगा। नागेंद्र हारा यत्रिदोचनाया, इस मंत्र का 7 बार प्रत्येक दिन और जप करना जरूरी है ये। और उसके बाद अगर हो सके तो ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का जप प्रत्येक दिन कर लिया करिए, कम से कम 10 से 15 मिनट तक। ये बातें बनती हैं, ये स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। कुंडली बहुत अच्छी है और दशा काल भी अच्छी रहने वाली है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि नवमांश में भी अगर मैं गुरु को देखता हूं तो वो देखिए कहाँ बैठे हैं, लाभ भाव में, अकेले हैं। इसी वजह से मैंने शुरू में कही कि थोड़ी सी प्रतिकूलताएं आएंगी, वक्री है ना, ग्रह को अशुद्धि का दोष लग जाता है इस वजह से, और अकेले भी है, यहाँ भी वो धन भाव में बैठे हैं, इस वजह से अकेले अकेले होने के कारण वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, पेट का ख्याल रखें, बाजारू सामान ना खाएं, ये स्थितियां बनती हैं। चंद्रमंगल योग आपकी कुंडली में है, ये बहुत बेहतर है नवमांश में। उसके बाद गुरु का प्रभाव द्वितीय भाव में है, वो धन को सद्गति ही देंगे, पर उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से खर्च करने की स्थिति बनती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ों पे चर्चा करी है। कुंडली का धन भाव भी ठीक है, पराक्रम भाव भी ठीक है, लग्न बहुत अच्छा है, भाग्य बहुत अच्छा है, पंचम भाव बहुत अच्छा है, नवमांश भी बेहतर बनते ही देखा जा रहा है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।